नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर स्किंग। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। कोई भी टेक्नोलॉजी जिंदगी को आसान बनाने के लिए होती है, लेकिन आज के मॉडर्न वर्ल्ड के लिए इसी तकनीक का गलत इस्तेमाल कई खतरे पैदा कर रहा है। वैसे तो ये खतरा हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, लेकिन आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो मुद्दा सोशल मीडिया में सुर्खियों में है, डीप डिस्कशन का हिस्सा बन गया है। और वो खतरा है डीप फेक का। नामी गिरामी हस्तियों के ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जो दरअसल उनके हैं ही नहीं। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना, कैटरीना कैफ समेत पीएम मोदी की डीप फेक वीडियोस जो हैं वो वायरल हुई हैं। और पहले ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल साइबर क्रिमिनल किया करते थे और अब ये टेक्नोलॉजी आम लोगों के हाथों तक आ चुकी है। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये इस चुनौती जो हमें दिखाई दे रही है, इससे कैसे निपटा जाए। चीन, यूरोपियन यूनियन समेत दुनिया के कई देश कड़े कानून लेकर आ गए हैं। भारत में भी इस पर लगाम लगाने के लिए एक्शन प्लान आने वाला है। तो आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। स्वागत करती हूँ नितिन भटनागर, PCISS डायरेक्टर इंडिया, रितेश भाटिया, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर, फाउंडर V4Web साइबर सिक्योरिटी, पवन दुग्गल, साइबर लॉयर मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। और एक ऐसा मुद्दा जो हर किसी की जुबान पर छाया हुआ है, हर किसी के जहन में कहीं ना कहीं उनको डरा रहा है। केंद्र सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया है। पवन जी, शुरुआत आपसे करती हूँ। और जिस तरह से सरकार का रुख दिखाई दे रहा है, काफ़ी कड़ा और सख्त रुख दिखाई दे रहा है, जहाँ पर इसको एक सामाजिक मुद्दा और समाज के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती तक का दर्जा दे दिया गया है। कई सारे प्रावधान लाने की भी बात हो रही है, लेकिन डीप फेक मैं चाहती हूँ, वैसे तो हम सबको पता ही है, जिस तरह से वायरल हो रही हैं वीडियो, जिस तरह से चर्चा में ये पूरा मुद्दा आ गया है, सबको पता ही है डीप फेक क्या है। लेकिन फिर भी समझना चाहेंगे आपसे, चर्चा की शुरुआत इसी से करते हैं कि डीप फेक आखिर कितना गहरा फेक है। डीप फेक एक नई टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से आप किसी और व्यक्ति की वीडियो या तस्वीर पर उसकी शक्ल के बजाय किसी और व्यक्ति की शक्ल इस तरीके से लगाएं कि जो देखने वाले हैं वो मन लुभावने हो जाएं और उन्हें पूरी तरीके से विश्वास हो जाए कि जो वो देख रहे हैं वो सच है। तो वास्तविक तौर पर देखा जाए तो डीप फेक इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी, जालसाजी का एक नया तरीका है, जहां पर आप लोगों का विश्वास गलत तरीके से जीतने का प्रयास करते हैं और लोगों को शिकार बनाते हैं साइबर क्राइम के। ये सिलसिला काफी सालों से चल रहा है, लेकिन अब हाल ही में पिछले 1-1.5 साल में जितनी ज्यादा डेवलपमेंट्स जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई है, उसकी वजह से सीधा असर ये हुआ है कि अब ये जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है काफी हद तक विकसित हो चुकी है कि आप अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते और आप बता नहीं सकते कि साहब जो वीडियो आप देख रहे हैं वो वास्तविक तौर पर सच्चा है या उसमें कहीं छेड़खानी की जा चुकी है। और ये डीप फेक अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार बन गया है साइबर क्रिमिनल्स के हाथों में। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से वो लोगों की छवि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करना चाहते हैं, पूरे समाज का की जो व्यवस्था है उसको हिलाने का प्रयास करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं अगर राजनेताओं और राजनीतिज्ञों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस तरह की डीप फेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप कहीं ना कहीं किसी भी राष्ट्र की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने का प्रयास भी कर सकते हैं। तो एक बहुत ही सर्वव्यापी नई टेक्नोलॉजी आ गई है। अब हम एक नए युग में कदम रख चुके हैं। ये युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है और आप अनुमान लगाइए कि आप ऐसे युग में घुसे हैं जहां पर आपके चारों रामपुरी जो छुरियां हैं चल रही। ये रामपुरी छुरियां हैं, ये नई डीप फेक वीडियोस। अभी कौन सी छुरी आपको आके लग जाएगी, नहीं लगेगी, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जब तक आपको उसका आभास हो जाएगा तो आप एटलीस्ट उसके बारे में ज्यादा केयरफुल हो जाएंगे और इस तरह की जानकारी पर विश्वास न करने का एक दृढ़ संकल्प लेंगे। वैसे भी समय आ गया है कि आज के युग में हमको डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की भावना को अपने मस्तिष्क में जागृत करना पड़ेगा। हर वो चीज जो हम देखें उस पर विश्वास तब तक ना करें जब तक कि हम उसकी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन, ऑथेंटिसिटी की ना कर सके, क्योंकि आज जमाना डीप फेक का है। आज जमाना झूठे का, नई इंफॉर्मेशन का, फेक न्यूज का, फेक रूमर्स का है। कोई ऐसा कदम ना उठा लीजिए जिसके माध्यम से आने वाले समय में आपको कानूनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सके।
तमाम मुद्दों को समझते हुए सरकार ने भी यहाँ पर काफ़ी सख्ती बरती है और जागरूकता मेरे ख्याल से इसमें काफ़ी अहम रोल निभाएगी। रितेश, सरकार की मंशा न सिर्फ इस पूरे मामले में जागरूकता फैलाने को लेकर है, लेकिन ऐसा तंत्र भी विकसित करने की ओर है जिसके ज़रिए इस पर रोक लगाई जा सके। लेकिन थोड़ा सा अगर ये टेक्निकल मामला है, हमें ये समझना है कि किस तरह से साइबर क्रिमिनल्स हो, और क्योंकि अब तो आम आदमी भी इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लग गए हैं, ये डीप फेक क्रिएट कैसे किया जाता है, जरा इसके बारे में हमें जानकारी दे दें। जी कविता, ये डीप फेक क्रिएट करना बहुत ज्यादा इजी है। अभी तो जैसे मतलब एप्स आ चुके हैं जहाँ पे तो डीप फेक के भी, जैसे पवन सर ने जो बताया है कि एग्जैक्टली डीप फेक क्या होता है, लेकिन इसमें भी है ना 3 टाइप्स के हैं। मैं आपको अगर बताऊंगा तो एक है जहाँ पे आपका जैसे पूरा बॉडी क्लोन हो जाता है, और उसी का अगर आप देखोगे तो बॉडी पहले कैसे होता था, हमको जिसको हम मॉर्फिंग बोलते थे। आप मतलब एक चेहरा उठाया और दूसरे के बॉडी पे लगाया, और क्रिमिनल्स कैसे यूज करते थे उसको, वो एक न्यूड बॉडी पे लगा के ब्लैकमेल करते थे। तो अब ये जाके बहुत ज्यादा इजी हो गया, क्योंकि इसके लिए तो एप्स अवेलेबल है, और जो जिसको अब ये करने का, इसको जो टेक्नोलॉजी का जो नाम है उसको बोलते हैं हम डीप न्यूड्स। इसके अंदर आपने खाली एक फोटो अपलोड कर डाली है, नॉर्मल एक लड़का लड़की किसी की भी, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि लड़कियों के लिए मिसयूज बहुत ज्यादा होता है। आपने जैसे फोटो अपलोड कर डाली है, 5 सेकंड के अंदर आपको वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो फुल्ली न्यूड दिखाया जाएगा, सेम बैकग्राउंड, पूरा सेम स्किन कलर, सेम साइज वगैरह सब कुछ। तो ये इतना इजी हो गया है। आप खाली जाके गूगल भी करेंगे तो इतनी सारी वेबसाइट्स निकल जाती है ऐसे। तो जैसे जो यंगस्टर्स हैं उनको बोलते हैं कि चलो यार, मतलब आज इसको हम न्यूडिफाई करते हैं। ये टर्म जो है अभी एक नवा उभरता आ रहा है कि हम इसको न्यूडिफाई करते हैं। तो ये हो गया है इमेजेस। अभी है हमारे पास ऑडियो भी। ऑडियो क्लोनिंग भी बहुत इजी हो गया है। तो अभी हमको अब मिल रहे हैं डीप फेक ऑडियोज या डीप फेक वॉइसेस। जैसे आपकी आवाज है, मैं यूट्यूब पे जाऊंगा, मेरे को सिर्फ आपकी मतलब 10 मिनट की आवाज की जरूरत है, वो भी बहुत ज्यादा हो गया। मैं अब बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहां पे जाके मैं जैसे अपलोड कर दूंगा, फिर मेरे को आपका पूरी आवाज मिल जाएगी। अब मैं जो भी स्क्रिप्ट लिखूंगा, मेरे को आपका पूरा आउटपुट मिलेगा। जैसे कि आप जानते हैं एक चैनल ने ऐसा ही कुछ किया हुआ है, उन्होंने अपनी एक एंकर का एक वो बनाया हुआ है, काइंड ऑफ वर्जन 2.0 जिसको बोलते हैं। वो कुछ नहीं बट इट्स अ डीप फेक ओनली। वो स्क्रिप्ट लिखते हैं और वो जो है बंदी, जो डीप फेक एंकर है, वो पूरा वो स्क्रिप्ट पढ़ लेती है। और ऐसे में चांसेस पॉइजनिंग के भी बहुत ज्यादा है। पॉइजनिंग बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉइजनिंग। आप सोचिए उसके मैं स्क्रिप्ट को ऐसे जाके पॉइजन कर डालू, एल्गोरिथम को पॉइजन करूं कि उसने जो पढ़ना है उसका अपोजिट पढ़े, तो ये भी उसका एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो ये हो गया हमारा जो फोटोज हो गया, ऑडियो हो गया, और जो है वीडियोस। वीडियोस हम देख चुके हैं, रश्मिका के साथ जो हुआ है हम देख चुके हैं, जो काजोल के साथ हुआ है। और उसका ही अगर आप नेगेटिव पार्ट देखोगे तो एक चीज है जो साइबर क्रिमिनल्स यूज करते हैं, और उसको हम बोलते हैं डीप पॉर्न। ये ऑलमोस्ट हर एक्ट्रेस और हर बड़े सेलिब्रिटी के डीप पॉन्स अवेलेबल है पॉर्न वेबसाइट्स पे। उल्टा अभी आजकल बहुत सारे नवे नवे वेबसाइट्स आ रहे हैं जो फोकस कर रहे हैं कि हाँ ये सारे डीप फेक जनरेटेड है। और अगर अब ये आप उनको देखोगे तो आप मतलब पहचान भी नहीं पाओगे। जैसे पवन सर भी कह रहे थे, आप एक्चुअली पहचान भी नहीं पाओगे। आप बोलोगे नहीं यार, ये तो यही पर्टिकुलर पर्सन है। तो आप सोचिए कि रिस्क कितना बड़ा है और ये कितना आसान है करने को। कविता। नितिन, अब यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी के ज़रिए कुछ ना कुछ नया तरह का साइबर क्राइम सामने आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अभी डीप फेक है, इससे पहले हम कुछ और तरह के साइबर थ्रेट और स्कैम्स के बारे में बात कर रहे थे। अब मुझे बताइए, डीप फेक को अगर हम बड़े पैमाने पर समझे, वैसे इसको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है और कोई ना कोई प्रावधान भी बनाया जाएगा, जिस तरह से बाकी तमाम स्कैम्स और दिक्कतों को लेकर, क्राइम्स को लेकर प्रावधान बनाए हैं। डीप फेक को ही अगर मैं पकड़कर चलूं, और जितने तरह के डीप फेक अभी समझाए हैं रितेश ने, नितिन, इसका दुरुपयोग किस हद तक किया जा सकता है, किस हद तक आपके समाज को ये डीप फेक परेशान कर सकता है, साइकोलॉजिकल लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर? ऐसा नहीं है कि हमने फाइनेंशियल क्राइम्स होते हुए नहीं देखे हैं। पिछले दिनों ही ऐसे कई सारे एआई के जरिए डीप फेक, वॉइस डीप फेक के जरिए हमने बहुत सारे क्राइम्स होते हुए देखे जो खबरों में आए हैं। लेकिन बताइए किस तरह से हमारी साख यहाँ पर खतरे में है केवल एक डीप फेक की वजह से? आई थिंक पवन जी ने और रितेश ने बहुत ही स्पेसिफाई करके सारा एक्सप्लेन किया कि ये डीपफेक है क्या और टेक्नोलॉजीज क्या और क्या कर रहा है। बट इसके थ्रेट्स बहुत ही ज्यादा पर्टिनेंट है। आपको ये समझने की जरूरी है सारे यूजर्स को कि
ये सिर्फ और सिर्फ इम्पर्सनेशन हो रहा है एक विक्टिम का, किसी को भी ये इम्पर्सनेट करके उसकी इंफॉर्मेशन को दूसरी तरीके से प्रेजेंट करने का एक तरीका है, जिसको हम बहुत ही आसान शब्दों में अगर कहें तो डीप फेक। इसके थ्रेट्स फाइनेंशियल सर्विसेज पे भी बहुत ज्यादा है। अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रेट्स की बात करें तो अब हम उनको पहला जो फ्रॉड है जो फाइनेंशियल सर्विसेज में हमने सुना है अभी तक, वो है घोस्ट फ्रॉड, जहां पे आपका किसी भी डिसीज्ड पर्सन का पूरा पर्सनल डेटा फाइनेंशियल गेन लेने के लिए यूज किया जा सकता है। और यहाँ तक आपके सेविंग अकाउंट्स का एक्सेस, आपके क्रेडिट स्कोर्स का एक्सेस, आप उन इंफॉर्मेशन को यूज करके कार लोन, होम लोन और कुछ अदर बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। घोस्ट फ्रॉड जिसको हम बोलते हैं, ये बहुत ही बड़ा थ्रेट है फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। दूसरा जो थ्रेट हम यहाँ पे देख रहे हैं फाइनेंशियल सर्विसेज की, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो फ्रॉडलेंट क्लेम्स, डिसीज्ड जो हो जाते हैं उनके फ्रॉडलेंट इंश्योरेंस क्लेम्स जो होते हैं, उनको भी आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं अगर आपके ऑर्गेनाइजेशंस ने उस तरीके से अपने सिस्टम्स को सेफ एंड सिक्योर नहीं किया है, या टेक्नोलॉजी को जिस तरीके से यूज कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन अगर उन्होंने ढंग से नहीं करी है, तो ये प्रॉब्लम और ये चैलेंजेस ऑर्गेनाइजेशन के सामने आ सकते हैं, और जहाँ पे हम इस टाइप के फ्रॉड्स और देख सकते हैं। तीसरा टाइप का, आपके नए अकाउंट्स खोले जा सकते हैं डीप फेक टेक्नोलॉजी के थ्रू। यू कैन ओपन न्यू अकाउंट्स, और उस अकाउंट्स को खोलने के बाद आपकी जो स्टोलन आइडेंटिटीज हैं उनको यूज करके एक पूरा सिंडिकेट क्रिएट किया जा सकता है, और आप बाईपास कर सकते हैं कई सारे यूजुअल चेक पॉइंट्स को जो कि रडार में नहीं आएंगे, जहां पे जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और आपका लास्ट एक इम्पॉर्टेंट जो थ्रेट है, जो कि यहाँ पे हम उसको बोलते हैं सिंथेटिक आइडेंटिटी फ्रॉड, विच इज टिपिकली मोर लाइक ये एक काफी सोफिस्टिकेटेड डीप फेक टेक्टिक है, जिसमें और ये काफी चैलेंजिंग भी होती है, जिसमें आपकी आइडेंटिटी को स्टील करके क्रिमिनल कंबाइन करते हैं फेक और रियल और स्टोलन इंफॉर्मेशन को, जिससे कि एक नया एग्जिस्टेंस क्रिएट किया जा सके किसी एक इंडिविजुअल का। ये कई सारे जो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेके फ्रॉड्स हैं जो कि देखे गए हैं, और हम ग्लोबली देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। आई एम श्योर कि हम इंडिया में स्टिल अभी सिर्फ मॉर्फिंग और डीप फेक वीडियो सामने आए हैं। हो सकता है कि हम लोग इस तरीके के फ्रॉड्स को भी विटनेस करें आगे चल के। पवन जी, अब जिस तरह से सरकार हरकत में आती हुई दिखाई दे रही है, जहां तक प्रावधान लाने की बात है, कितना कारगर साबित होगा ये? देखिए, आज आवश्यकता है नए कानून की। क्यों? क्योंकि जो वर्तमान कानून है, भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून सन 2000, वो 23 साल पुराना एक कानून है। उस जमाने में आप लॉ मेकर्स को फॉल्ट इसलिए नहीं कर सकते थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ तो चुका था, लेकिन इतना ज्यादा प्राथमिकता उसको नहीं मिली थी। तो आज अगर हम इस ई कॉमर्स इनेबलिंग लेजिस्लेशन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक के संदर्भ में इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो हम पाएंगे कि हम बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाएंगे। आईटी रूल्स 2021 आ चुके हैं, उनका भी संशोधन 2023 में हो चुका है। उनको कुछ हद तक आप लिमिटेड स्वरूप में सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए लाइबल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये रूल्स भी कभी डीप फेक को लेकर बनाए नहीं गए थे। तो आज जब सरकार बोल रही है कि नए कानून आने चाहिए, तो वो सही दिशा में एक सही कदम लेने का प्रयास कर रही है। क्योंकि दुनिया भर में मैं जब देखता हूं तो पाता हूं कि भारत काफी हद तक पिछड़ रहा है। हम दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या के राष्ट्र तो बन चुके, लेकिन जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लीगैलिटीज की बात करें, साइबर लीगैलिटीज की बात करें, साइबर सुरक्षा की लीगैलिटीज की बात करें, तो मैं पाता हूं कि भारत पिछड़ रहा है, क्योंकि बाकी और राष्ट्र भारत की तुलना में आगे जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर चीन ने 15 अगस्त 2023 को दुनिया का पहला जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कानून पारित कर लागू कर दिया है। यूरोपियन यूनियन एक अपना ड्राफ्ट एआई लॉ पारित कर चुकी है। न्यूयॉर्क जैसी छोटी सी स्टेट है, वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लॉ पारित करके इंप्लीमेंट कर चुकी है। तो जब पूरी दुनिया भर में ये गतिविधियां हो रही हैं, तो मुझे लगता है भारत में भी जरूर होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, आपके पास डेडिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कानून होना चाहिए, जो डीप फेक के दुरुपयोग के प्रकरण के ऊपर एक सख्त कड़ा लगाम लगाए और उसको एक घिनौना दंडनीय अपराध भी घोषित करे। पहली बात। दूसरी बात, कहीं ना कहीं आवश्यकता है कि आप जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनकी जिम्मेवारियों को, रोल्स, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परिभाषित करें।
आज तो सर्विस प्रोवाइडर कहता है साहब मुझे क्या पता मेरे प्लेटफॉर्म पे क्या हो रहा है, मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं तो इंटरमीडियरी हूं और मैं तो किसी बात पर कोई एडिटोरियल कंट्रोल लगा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कानून ने एक सुरक्षा कवच दे रखा है और अगर मैं छेड़खानी करूंगा तो ये सुरक्षा कवच कानून मुझसे छीन लेगा। मुझे लगता है यहां पर कानून में संशोधन करने की जरूरत है क्योंकि आज के संदर्भ में आप सर्विस प्रोवाइडर्स को केवल एक स्पेक्टेटर के तौर पर परिवर्तित होता नहीं देख सकते। आज उनके हाथ में पूरे हक हैं, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हर वो डीप फेक जो उनके प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध आ रही है उसको वो मार्क कर सकते हैं, प्रदर्शित करके आने वाले जितने भी उपभोक्ता हैं उनको एडवांस नोटिस दे सकते हैं कि हो सकता है शायद ये वीडियो डीप फेक का हो। साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो लोग ऑलरेडी पीड़ित हो चुके हैं डीप फेक वीडियोस के और या जिनके डीप फेक वीडियोस इन सर्विस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं उन्हें भी आपको इफेक्टिव रेमेडी प्रदान करने का दायित्व बनता है। आज की तारीख में अगर किसी भी व्यक्ति का डीप फेक वीडियो आता है आप शिकायत कर लीजिए, ना तो वो 24 घंटे में रिस्पॉन्ड करेंगे ना ही 15 दिन में उसको रिमूव करेंगे। आपकी तब तक जितनी रेपुटेशन है, गुडविल है, उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी, लेकिन वो अभी टस से मस नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है अगर सरकार ये जो पेच जो है कस ले सर्विस प्रोवाइडर्स के संदर्भ में और उन्हें विवश कर सके कि साहब या तो आप स्वयं रेगुलेट कर लीजिए अपने आप को, नहीं तो हम कड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आएंगे। और ब्यूटी बात तो यह है कि सरकार के पास आज की तारीख में भी पावर्स है। आज जो धारा 87 है 87 भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में, उसमें आज की तारीख में भी अगर सरकार चाहे तो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस ला सकती है जो नए प्रकार के ड्यू डिलिजेंस पैरामीटर्स को परिभाषित करे जिनका पालन करना अनिवार्य हो जाएगा इन सर्विस प्रोवाइडर्स के प्रति। तो मुझे लगता है कि जहां एक और ये कानून की आवश्यकता है, दूसरी ओर रूल्स एंड रेगुलेशंस जल्दी आ सकते हैं, पर तीसरी ओर आप इंतजार ना करें इस नए कानून को आने की। क्यों? क्योंकि आपको डीप फेक का वीडियो कब हिट करेगा आपको मालूम नहीं है। तो इसलिए जागरूकता लोगों में फैलानी अत्यंत आवश्यकता होगी और उन्हें बताना होगा कि शर्म का जमाना अब चला गया। अगर आपका कोई डीप फेक वीडियो बनाता है या कहीं कोई डीप फेक वीडियो उपलब्ध है तो आपने एक अपने आप से वचन करना है कि आपने चुप नहीं बैठना है, उसकी रिपोर्टिंग करनी है। राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाइए cybercrime.gov.in, वहां रिपोर्ट कर लीजिए। आप राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर जाकर कॉल कर लीजिए 1930, वहां पर रिपोर्ट कर दें। और जितने भी अपने परिवारजन है, मित्रगण है, सबको बेझिझक बताइए कि साहब मेरा ये डीप फेक वीडियो आ गया है, मेरा नहीं है, कृपया आप इस पर रिलाई ना करिए। अपने आप को विक्टिम की कैटेगरी में लेकर आइए ताकि आने वाले समय में आपको नुकसान जो होगा वो कम से कम होगा और अगर जो पॉसिबिलिटी होंगी भी कि आपके खिलाफ लीगल कार्रवाई हो तो वो बहुत बेयर मिनिमम हो जाएंगी। तो लोगों के हाथों को ज्यादा सशक्त करना है, उन्हें ज्यादा जागरूक बनाना है और साथ ही साथ कानून को नए लेकर आना है, इंप्लीमेंट करना है और इन्फोर्सेबल करके लोगों के विश्वास को जीतना है। आज लोगों को लग रहा है कि साहब मेरे पास कुछ हथियार नहीं है, मेरे पास कुछ रेमेडी नहीं है, अब एआई आ गई तो मेरी जिंदगी जो है तहस नहस हो जाने वाली है। ऐसी बात नहीं है। एआई बहुत ही सकारात्मक पहलू वाला एक टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन उसकी जो दुरुपयोग है उसको रोकने की जो दायित्व है वो सरकार के ऊपर है, जो सरकार को बेखूबी निभाना पड़ेगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार अपनी इस जिम्मेवारी के प्रति जगी हुई है, तभी लिए वो 2 मीटिंग्स अभी सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ कर चुकी है, इंडिकेशन दे चुकी है मंत्रालय कि हम नए रूल्स लेकर आएंगे। तो सही दिशा में सही कदम तो हम उठा रहे हैं, लेकिन जल्दी उठाएंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल नितिन, इसी बात को थोड़ा सा आगे ले जाते हुए, क्योंकि सरकार सजग हो गई है, कदम उठा रही है, लेकिन ये मामला केवल डीप फेक्स का नहीं है। खासतौर से जो पवन जी ने काफ़ी विस्तार से और काफ़ी अच्छे से समझाया हमें कि किस तरह से कदम उठाने चाहिए और जल्दी उठाने चाहिए, लेकिन अभी भी वो जो विक्टिम होने के बाद का मामला है ना कि मैं शिकायत कहाँ पे करूँ, वो लाचारी अभी भी लोगों में है। काफ़ी हद तक इसीलिए है क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं, उन्हें जागरूकता नहीं है। ऐसे माहौल में ऐसा कुछ उनके साथ हो जाए तो उन्हें समझ में नहीं आता कि वो आगे क्या करें, खुद भी शर्म में रह जाएंगे। लेकिन अगर डीपफेक को हम छोड़ दें, ऐसे तमाम साइबर क्राइम के मामले हैं जहां पर अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है, उन्हें पता नहीं है शिकायत कहां करनी चाहिए। वैसे माहौल में जहां पे इतनी नकारात्मकता है, लोगों में भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है सरकार को लेकर, तमाम तरह के कानूनों को लेकर, तो इंसान क्या करेगा नितिन? यहाँ पे आई थिंक कविता सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें किस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहिए। आई थिंक पवन जी ने बहुत ही क्लैरिटी के साथ बताया कि आपको चुप नहीं रहना है। पहली चीज तो कि आपके साथ अगर कुछ इस तरीके का डीप फेक फ्रॉड या फिर कोई आप विक्टिम हो जाते हैं तो आपको रिपोर्ट तुरंत करना चाहिए। दूसरी चीज है कि आपको अपने बेसिक हाइजीन का
ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे। सारे यूजर्स को, जितने भी यूजर्स ऑनलाइन वर्चुअल वर्ल्ड में आज हैं, और हमारे यंग जनरेशन जो इन सब चीजों को बहुत ही यंग एज से सीख रही है, उनको ये ध्यान देना चाहिए कि आपकी पर्सनली आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन आपकी इंफॉर्मेशन है। आप उसको किस हद तक आप उस इंफॉर्मेशन को कहाँ शेयर कर सकते हैं और किसके साथ शेयर कर सकते हैं, वो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और रही बात कि इस पे एक्शंस होते हैं या नहीं होते हैं, हर सिस्टम में, हमारे सिस्टम में हमारे को टेक्नोलॉजी एनेबल होना पड़ेगा आज के टाइम में, जहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट को इन टेक्नोलॉजीज के बारे में समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इनकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। इनसे फाइट कैसे करना है, हाउ टू फाइट बैक विद दिस काइंड ऑफ डीप फेक फ्रॉड्स, वो हमें पता होने चाहिए। और उसके लिए एजुकेशन अवेयरनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जस्ट कंज्यूमर के लिए नहीं, even for the law enforcement agencies and the law agencies, who are working, जो इन सारे issues के साथ फाइट कर रहे हैं। बट मैं कविता एक और चीज बोलूंगा यहाँ पे, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, हमें एक और चीज पे ध्यान देना है डीप फेक से बचने के लिए, कि हमें बायोमेट्रिक्स को जितना ज्यादा हम उसको यूज कर सके, इफेक्टिवली यूज कर सके। ऐसा नहीं कि हम कहीं पे भी जाके अपने बायोमेट्रिक्स एक्सेस या इंफॉर्मेशन दे दें, बट कितना डिलीजेंटली हम अपनी बायोमेट्रिक्स को यूज करें अपनी आइडेंटिटी को सिक्योर करने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि देखिए, एडवांटेजेस बहुत होते हैं बायोमेट्रिक के। फॉर एग्जाम्पल, बायोमेट्रिक फेस वेरिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ये सारे मैकेनिज्म आपके बहुत सिक्योर, कन्वीनियंट और यूजर फ्रेंडली होते हैं, और आप अपना आप को इन सब फ्रॉड से बचा सकते हैं। बट इस सब के लिए सारी ऑर्गेनाइजेशंस को एक साथ आना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इंडस्ट्री के साथ काम करना पड़ेगा, जिसमें जिसके वजह से जिसके जिसकी जिस जिसके लिए हमें सबको मिलके काम करना पड़ेगा। और ये इस तरीके के फ्रॉड्स को बचने के लिए हमें इन टेक्नोलॉजीज को यूज तो करना ही पड़ेगा और एक्सेप्ट और अडॉप्ट भी करना पड़ेगा, वरना हम लोग इस तरीके के फ्रॉड्स डे टू डे सुनते ही रहेंगे। नहीं रितेश, यहीं से मैं चाहती हूँ कि आप भी कंटिन्यू करें जहाँ पर नितिन ने जवाब ख़त्म किया है, क्योंकि आपको इस नई टेक्नोलॉजी को अपनाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और अगर आप खुद जागरूक नहीं होंगे तो आप अपने आप को मुसीबत में डाल सकते हैं। कानून तो जब बनेंगे तब बनेंगे, एक्शंस तो जब लिए जाएंगे तब लिए जाएंगे, तब तक आपके पास एक सेफगार्ड या आपका जो हथियार हो सकता है वो है जागरूकता, और साथ ही आपके आसपास के लोगों को भी जितना आप सजग कर सके आपको करना चाहिए। लेकिन अगर सरकार का पहलू भी मैं समझना चाहूँ, आप तीनों काफ़ी क्लोजली काम करते हैं इन तमाम मुद्दों पर सरकार के साथ और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ। पवन जी और नितिन ने दोनों ने काफ़ी विस्तार से समझाया भी कितना ज़रूरी है तमाम स्टेक होल्डर्स को एक ही पेज पर आकर इस पर काम करना। लेकिन रितेश, ये केवल एक डीप फेक का मुद्दा नहीं है। इस एक मामले में सरकार हरकत में आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आपको भी पता है, आप तीनों को पता है, ऐसे कई सारे मामले होते हैं। ये एक नया तरह का हथकंडा है जो हमें लग रहा है कि समाज के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। लेकिन इससे पहले हमने सेक्सटॉर्शन पर बहुत सारे शोज किए हैं, फाइनेंशियल क्राइम्स का हमने जिक्र किया है चर्चा में। रितेश, बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। बहुत ज़रूरी है कि एक मजबूत ठोस न सिर्फ कानून इंट्रोड्यूस किया जाए, बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी उतनी ज़्यादा मुस्तैदी दिखाई जाए जहां पर क्लियरली हम फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एब्सोल्युटली कविता, हम हर स्टेज पे फेल हुए हैं। और एज फार एज साइबर क्राइम इज कंसर्न, मुझे ऐसा लगता है आप कोई भी क्राइम ले लीजिए, भले आप बैंक फ्रॉड लीजिए, फाइनेंशियल फ्रॉड लीजिए, बुलिंग लीजिए, ट्रोलिंग लीजिए, सेक्सटॉर्शन लीजिए, अभी वो लेटेस्ट वाला देख लीजिए, फेडेक्स स्कैम, जिसपे हमने लास्ट टाइम भी शो किया था, आपसे बात की थी उस पे भी। वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे तो कम से कम इतना तो सरकार को दिखना चाहिए कि हमारा जो खुद का, जैसे सीबीआई के ऑफिसर्स है या मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस, इनका इम्पर्सनेशन हुआ जा रहा है, इनके आइडेंटिटी कार्ड यूज किए जा रहे हैं, भले वो मॉफ्ड हो या जो भी हो, फोटोशॉप्ड हो, लेकिन उन्होंने आगे किया क्या है उस पे। जहां जहां अगर आप देखोगे, कहीं किधर ना किधर बस सोशल मीडिया पे एक आध एडवाइजरी आ जाती है, लेकिन वो उतना काफी नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति कोई सोशल मीडिया पे नहीं है। और ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये मेरी माँ के साथ हो सकता है, मेरी माँ सोशल मीडिया पे नहीं है, मेरे फादर कोई सोशल मीडिया पे नहीं है, उनके साथ भी हो सकता है। तो क्यों ये जो हम अवेयरनेस हर टाइम अवेयरनेस की बात करते हैं, क्यों हर टाइम अवेयरनेस सिर्फ मतलब हम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का काम हो या तो सिर्फ मीडिया का काम हो, बाकी जो स्टेक होल्डर्स है उनका कहाँ काम है। एक आध बार आपने एक बहुत बड़ा पेज ऐड दे दिया एक फुल पेज का, उससे आपकी जवाबदारी खत्म नहीं होती है।
या किसी ने और कुछ छोटा मोटा एक ऐड कर दिया, एक छोटा मोटा इवेंट कर दिया है। बात आ रही है जैसे आपने बोला है एक इकोसिस्टम की, ठीक है। कल तक अगर हम हमारे माँ बाप को बोल रहे थे ओटीपी मत शेयर करना, अब जाके हमको उनको जाके ये सिखाना पड़ रहा है कि ठीक है आप ओटीपी शेयर नहीं कर रहे हो, लेकिन अभी कोई भी आपसे रिमोट एक्सेस ऐप डाउनलोड करवा देता है। और पहले तो हम सिर्फ 2 ही ऐप्स के बारे में बात करते थे कि इससे जागरूक रहिए, एनी डेस्क से या क्विक सपोर्ट से। अभी आप जाके देखोगे तो और ऐसे 50 ऐप्स आ चुके हैं। तो हर टाइम जाके मतलब लोगों को भी जागरूक करना, ये कहाँ का मतलब ये कब तक ये चलता रहेगा और ये किसकी जवाबदारी रहने वाली है। तो इसके लिए जो पूरा जो इकोसिस्टम है उसके बाद में जाके क्या हुआ है, अभी ये तो एप्स जो है वो ठीक ठाक है, लेकिन अगर हम पार्सल स्कैम की बात करें जहां पे वो बंदा फेडेक्स बन के बात कर रहा है, फेडेक्स की तरफ से किधर एड्स है या कहाँ पे भी कुछ नोटिसेस है या जो भी अगर होंगे भी तो छोटे मोटे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसी को समझ में आ रहा है कि ऐसे हम कोई कॉल्स नहीं करेंगे। तो द इंटरमीडियरी जो इन्वॉल्व है उनकी भी एक बहुत बड़ी जवाबदारी है। यहाँ पे अगर हम बैंक्स की भी बात करते हैं तो आपके पास 24 आवर्स कस्टमर सपोर्ट है, लेकिन कोई भी बैंक में आपके पास 24 आवर्स साइबर क्राइम सपोर्ट नहीं है कि मेरे साथ ये हुआ है। हमको पहले 1930 को कॉल करना पड़ता है, वहां पे भी फोन लगता नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो लोग उठाते नहीं है, वो लोग अंडर स्टाफ्ड है। वहां पर है लोग बोलते हैं हम फोन करते कोई उठा नहीं रहा है, वो इसके लिए क्योंकि हजारों लोग उधर फोन कर रहे हैं, लेकिन एक एक का केस लेने में तो वहां पे वो अंडरस्टाफ्ड है। यहाँ पे उनको काम करने की जरूरत है, लेकिन ये भी जो चेन है वो कट किया जा सकता है। हर बैंक अपना एक साइबर क्राइम यूनिट बना सकता है और वो दोनों बैंक्स के साइबर क्राइम यूनिट्स मतलब अंडर आरबीआई या जो भी है, दे कैन कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। तब तक के लिए तो आप अमाउंट को फ्रीज कीजिए, जिसके अभी 15 लाख चले गए हैं, 15,000 जाए, आप थोड़ी देर के लिए तो उसको फ्रीज कीजिए, बंदे को बाद में आप जाने दीजिए पुलिस स्टेशन, पुलिस एक बार कंफर्म करेगा, फिर आप देख लेना आपको उसको रिलीज करना है कि आगे बढ़ाना है। तो आई थिंक जैसे फिर पवन जी ने जो बताए हैं जो गवर्नमेंट की जो जवाबदारी है, तो अगर आप देखोगे तो पूरा एक इकोसिस्टम है। लेकिन अभी क्या आ रहा है, पूरा का पूरा ओनर्स और जवाबदारी सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान पे आ रही है और वो है जो यूजर है कि आप अवेयरनेस कीजिए, आप अवेयरनेस कीजिए। हम करते बैठेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमसे इतने आगे जा चुके हैं कि हम भी चूक बैठेंगे कविता। बिल्कुल। तो आज डीप फेक, कल कुछ और। बात यहाँ पर केवल जागरूकता और सजग रहने की नहीं है, बात है सही कानून लाने की, दंडनीय कानून लाने की, और कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी की बात है। और इसी मार्ग पे हम चाहते हैं कि सरकार जिस तरह से आगे बढ़ रही है और जल्दी आगे बढ़े, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पन्ने पर लाए और एक इकोसिस्टम तैयार करे, ताकि इस तरह के मामले न सिर्फ जल्द निपटाए जा सके बल्कि गुनहगारों को सजा भी दी जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ कंज्यूमरिस्ट किंग के आज के इस एपिसोड में इतना ही। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।